नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी ब्रेक के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विदेश मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया और उम्मीद जताई कि पीओके एक दिन भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा। अपने 69वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने गांधीनगर जाकर अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया, उनके साथ लंच किया। इससे पहले उन्होंने सरदार सरोवर डैम का दौरा भी किया। राजस्थान में बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर भड़की मायावती ने इसे कांग्रेस का विश्वासघात बताया, तो जवाब में मुख्यमंत्री गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज कर दिया। और शारदा चिटफंड घोटाले में पूछताछ से बच रहे कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर की तलाश के लिए सीबीआई ने स्पेशल टीम बनाई है। तो आइए अब करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार खत्म नहीं हो रही है। मुंबई के पास मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जहां बीजेपी का मेयर है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वहां जमकर हंगामा किया और इसकी शुरुआत मेयर का केबिन तोड़ने से हुई। शिवसेना के कार्यकर्ता ने कुर्सी फेंककर मारी तो केबिन के शीशे की दीवार चकनाचूर हो गई। इसके बाद कंप्यूटर की बारी आई और वो भी देखते ही देखते धराशायी हो गया। फिर तो सिलसिला शुरू हो गया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने एक के बाद एक कुर्सियां उठाकर फर्श पर पटक दी। कुर्सियां, फर्नीचर और दीवारों पर मारी गई। कहीं फर्नीचर टूटे तो कहीं सामान बिखर गया। इस हंगामे में शिवसेना की महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी, जिन्होंने तोड़फोड़ करने में साथ दिया। इसके बाद नारेबाजी शुरू हुई। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को रोकना किसी के बस में नहीं था और किसी ने कोशिश भी नहीं की। मेयर के अच्छे खासे सजे सवरे दफ्तर को कुछ ही देर में जंग का मैदान बना दिया गया। सामान और दस्तावेज जहां तहां बिखर गए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है। बताया गया कि बैठक में बीजेपी ने बाला साहब ठाकरे कला अकादमी का एक प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। इस बात पर शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर सहमति बना चुकी है, लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तेवर दिखाकर साफ कर दिया है कि दोनों पार्टियों में अंदर खाने अभी तनातनी कम नहीं हुई है। यूपी के नोएडा में पार्किंग फीस को लेकर पार्किंग कर्मचारियों और मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के साथ गुंडागर्दी की गई। ये घटना जीआईपी मॉल के पार्किंग एरिया में हुई, जिसके बाद पार्किंग एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरे में मारपीट की पूरी घटना कैद हो गई। जीआईपी के गेट नंबर 11 वाले पार्किंग एरिया में एक होंडा सिटी कार में कुछ युवक पहुंचे, जिसके बाद पार्किंग चार्ज के लिए कैश काउंटर में बैठे कर्मचारी ने पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कार में ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी कैश काउंटर का दरवाजा खुला और एक आदमी ने कैश काउंटर में बैठे युवक को बाहर खींच लिया और कैश काउंटर में बैठा युवक कुर्सी समेत केबिन से बाहर गिर गया। इसके बाद उस युवक को इन कार सवारों ने पीटना शुरू कर दिया। इस बीच कार में बैठा एक शख्स पहले तो कुछ बोलता रहा और फिर बाद में कार का दरवाजा खोलकर बाहर आया और बैरिकेड को अपने हाथों से जोर जबरदस्ती से उठाया और फिर कार में बैठकर आगे निकल गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पार्किंग के कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान मारपीट करने वाले एक आरोपी ने कैशियर के केबिन में घुसकर तोड़फोड़ की और डेस्क पर कंप्यूटर भी गिरा दिया। आरोप है कि मारपीट के दौरान अपने साथ ये लोग कुछ कैश भी ले गए। आरोपियों के साथ 2 महिलाएं भी थी। इस बीच एक आरोपी ने टूटे हुए बैरिकेड को उठाकर उससे सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद उसने दूसरे बैरिकेड को भी जोर जबरदस्ती से उठा दिया और अपनी कार में आगे वाली सीट पर बैठकर वहां से चला गया। पुलिस फिलहाल इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। सऊदी अरब में तेल प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग ने भारत समेत दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि सोमवार को दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमत में 19% तक तेजी आई और ये कच्चा तेल महंगा होकर $72 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि बाद में यह $67 प्रति बैरल पर बंद हुआ, लेकिन 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद ये तेल की कीमतों में एक दिन में आया सर्वाधिक उछाल है। इससे भारत में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चिंता बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इस तेल संकट की वजह से अगले 15 दिनों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तेल आपूर्ति बाधित होने की संभावना को खारिज किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज्यादा समय तक भारत ने महंगा तेल खरीदा तो ये भारत के आर्थिक विकास पर बुरा असर डालेगा। दरअसल ड्रोन अटैक के कारण सऊदी अरब में ऑयल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा ठप पड़ गया है, खारिज किया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ज्यादा समय तक भारत ने महंगा तेल खरीदा तो ये भारत के आर्थिक विकास पर बुरा असर डालेगा। दरअसल ड्रोन अटैक के कारण सऊदी अरब में ऑयल प्रोडक्शन का आधा हिस्सा ठप पड़ गया है, जो कि दुनिया भर की रोजाना सप्लाई का 6% है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई।
पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई देने को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ट्रोल हो गई। उन्होंने ट्विटर पर पीएम मोदी को बधाई देते वक्त उन्हें फादर ऑफ आवर कंट्री लिख दिया, जिसके बाद यूजर्स ने उनकी खिंचाई कर दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अपने गृह जिले गोरखपुर में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक शिविर का उद्घाटन किया। राजस्थान में मायावती को बड़ा झटका लगा है। बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक जो अभी तक बाहर से कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, वो आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो गए। यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले एक स्कूटी चालक को सीट बेल्ट का चालान घर भेज दिया गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए इसे दुरुस्त करने की बात कही। देखिए, हाँ, ऑनलाइन चालान में ये शिकायतें हुई हैं और उनका निस्तारण भी कराया गया है। तो कभी कभी जो है उनके नंबर क्लिक करते समय 8 डिजिट का अंतर हो जाता है, जिसके कारण जो है पता चला कि वो गाड़ी मोटरसाइकिल थी, डिजिट के गड़बड़ अंकन हो जाने से कार में हो गई है। तो ऐसी चीज़ों को तत्काल डिलीट करके जो चीज वास्तव में है उस चीज का चालान किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर एक विवाहित महिला और उसके प्रेमी को महिला रिश्तेदारों ने सरेआम बर्बरता से पीटा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के नागौर में महिला और पुरुष के साथ बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें लोगों ने दोनों के बाल काटकर मुंह काला किया और फिर उनका जुलूस निकाला। यूपी के ग्रेटर नोएडा से पुलिस और एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाश अजीत पेट्रोल पंप से 17 लाख रुपए लूट की योजना बना रहा था। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते कृष्णा नदी में आए उफान के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं करनूल के प्रसिद्ध महानंदी मंदिर में बाढ़ का पानी घुसने की वजह से पूजा रोक दी गई। आईफा अवार्ड्स के आगाज से पहले सोमवार रात आईफा रॉक्स 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म अंधाधुन ने पहले ही दिन अवार्ड अपने नाम किए। वहीं इवेंट को राधिका आप्टे और अली फजल ने होस्ट किया। आईफा रॉक्स के पहले दिन बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। इवेंट में फिल्म, फैशन और डांस से जुड़ी कई हस्तियों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 69वें जन्मदिन के मौके पर अपनी मां हीराबेन के पास पहुंचे। गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के घर पहुंचकर पीएम मोदी ने उनसे मुलाकात की। अपने जन्मदिन के मौके पर उनके साथ वक्त बिताया, ढेर सारी बातें की। इस लम्हे की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के साथ खाना खाते और उनका आशीर्वाद देते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी सरदार सरोवर डैम का मुआयना करने और केवड़िया डैम में रैली को संबोधित करने के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे अपनी मां के घर उनसे मिलने पहुंचे। हर बार की तरह प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन मनाने के लिए गुजरात पहुंचे। नर्मदा के तट पर मौजूद सरदार सरोवर बांध का जायजा लेने के साथ पीएम केवड़िया के पार्क में अलग ही अंदाज में नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पीएम मोदी के गुजरात में मनाए गए 69वें जन्मदिन को और खास बना दिया। अपनी शख्सियत से लोगों के दिलों पर राज करने वाले पीएम मोदी जैसे ही अपने जन्मदिन पर केवड़िया स्थित सरदार सरोवर डैम पहुंचे, यहां मौजूद अधिकारियों ने पीएम मोदी को सरदार सरोवर बांध के बारे में जानकारी दी। 2 साल पहले बने इस बांध का जलस्तर क्षमता के अनुसार पहली बार सबसे ऊंचा हुआ था। पीएम ने यहां बांध के नीचे हो रही राफ्टिंग के नजारे का खूब लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री के आगमन के मौके पर समूचे बांध को बिजली के रंग बिरंगे बल्बों से सजाया गया था। इस दौरान पीएम ने नर्मदा नदी की विधिवत पूजा की। साथ ही मौजूद पंडितों के मंत्रोच्चार से नर्मदा का पूरा तट गूंज उठा। नमामि देवी नर्मदा महोत्सव के दौरान सरदार सरोवर बांध पर ही भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया, जिसमें गायकों ने अपनी गायकी से समा को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। नर्मदा डैम पर ही पीएम मोदी आदिवासी महिलाओं से मिले। यहाँ पेड़ के पत्तों से बनाए गए पत्तल और दूसरी चीजें देखकर पीएम बेहद प्रभावित हुए। जन्मदिन के मौके पर सरदार सरोवर डैम पहुंचकर पीएम मोदी ने कुदरत से अपने लगाव का सबूत दिया। पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और दूसरे नेता भी मौजूद रहे। उनके स्वागत में बड़ी तादाद में लोग रैली में जुटे। इस दौरान पीएम मोदी नर्मदा के तट पर भी गए। तट के किनारे रंग बिरंगे ड्रेस में मौजूद कलाकार एक अलग ही छटा बिखेर रहे थे। यहां से निकल पीएम मोदी सीधे केवड़िया पार्क पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने सीएम और डिप्टी सीएम के साथ कार्ट में बैठकर जंगल सफारी का लुत्फ उठाया।
केवड़िया में पीएम मोदी बटरफ्लाई पार्क भी गए और अपने अंदाज में तितलियों को उड़ाया। इस दौरान पीएम बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। यहां से निकलकर पीएम कैक्टस गार्डन गए, जहां 5000 से ज्यादा कैक्टस की प्रजातियों को देखकर पीएम भी दंग रह गए। पीएम मोदी ने नर्मदा के तट पर अलग अलग अंदाज में फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद पीएम मोदी सरदार सरोवर डैम पर मौजूद कॉटेज भी गए और बांध के खूबसूरत नजारे को अपने जहन में कैद कर लिया। इन सब के बाद पीएम मोदी गरुड़ेश्वर मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। नर्मदा तट पर इतने सारे रंगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन को बेहद खास बना दिया और इस खास लम्हे को पीएम ने भी महसूस किया। लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से 370 हटाए जाने को ऐतिहासिक फैसला बताया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका ये सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजस्थान में गहलोत सरकार को समर्थन दे रहे बीएसपी के 6 विधायकों ने एक साथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए मायावती ने तीखा हमला बोला। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार फिर बीएसपी के विधायकों को तोड़कर गैर भरोसेमंद व धोखेबाज पार्टी होने का प्रमाण दिया है। इसके बाद दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, कांग्रेस इस प्रकार SC, ST, OBC विरोधी पार्टी है और इन वर्गों के आरक्षण के हक के प्रति कभी ईमानदार व गंभीर नहीं रही। मायावती यही नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर अंबेडकर का विरोध करने का आरोप लगाया और लिखा कि कांग्रेस हमेशा ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी मानवतावादी विचारधारा की विरोधी रही। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर को देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस ने उन्हें न तो कभी लोकसभा में चुनकर जाने दिया और न ही भारत रत्न से सम्मानित किया। अति दुखद व शर्मनाक। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मायावती को जवाब देने में देर नहीं की। उनका ऐसा रिएक्शन होना स्वाभाविक है, परंतु ये भी उनको सोचना चाहिए कि जब उनकी पार्टी सरकार तो यहाँ न बनने की संभावना है और अगर विधायकों ने यहाँ की स्थिति देखी राजस्थान की और क्षेत्र के लोगों की भावनाएं देखी कि हमें काम करवाना है, विकास करवाना है और सरकार के साथ जुड़ के करवा सकते हैं। इससे पहले बीएसपी के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। चर्चा है कि राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों को बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था, लेकिन अशोक गहलोत ने दाव चलकर बीएसपी विधायकों को अपनी ओर कर लिया। कांग्रेस के पास अब 200 सीटों वाली विधानसभा में 106 विधायक हो गए हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार को RLD के 1 और 12 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी हासिल है। यानी गहलोत सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। चर्चा है कि कर्नाटक की सरकार जाने के बाद गहलोत अपनी सरकार को मजबूत करने के मिशन पर थे। हमने कोई दबाव नहीं दिया उनके ऊपर, उसके बावजूद भी फैसला होना ये स्वाभाविक फैसला तो मायावती जी को समझना पड़ेगा। ये कोई सरकार में बैठे लोगों ने कोई मैनेज नहीं किया है, कोई प्रलोभन नहीं दिया है और ये हमारे प्रदेश की खूबी है। हमने कभी हॉस्टिलिटी नहीं करी लाइफ के अंदर। कांग्रेस की दलील है कि पहले भी बीएसपी विधायक सरकार के साथ थे, इसीलिए कांग्रेस में शामिल हो गए तो हाय तौबा की जरूरत नहीं है। जबकि मायावती का मानना है कि सहयोगी पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने उसे धोखा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 2009 में भी गहलोत सरकार के दौरान बीएसपी के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। रक्षा के क्षेत्र में भारत को एक और सफलता हाथ लगी है। भारतीय वायुसेना ने अस्त्र मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण किया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। इसके परीक्षण के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया गया। अस्त्र मिसाइल हवा में अपने टारगेट पर सटीक निशाना साधने में कामयाब रही। ये मिसाइल 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों को मार गिराने की क्षमता रखती है। DRDO ने ये पहली मिसाइल विकसित की है जो हवा से हवा में मार कर पाने में सक्षम है। इस मिसाइल को मिराज 2000H, मिराज 29, सी हैरियर, MiG-21 और सुखोई Su-30 MKI विमानों में लगाया जा सकता है। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हवन किया गया। यूपी के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम की लंबी आयु की कामना की गई। इस दौरान हवन भी किया गया।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री के जीवन पर एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें पीएम के संघर्षों को दिखाया गया। बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने झारखंड में मॉब लिंचिंग में मारे गए तबरेज अंसारी केस में नए सिरे से जांच करवाने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों के बीच भाषण देते हुए भावुक हो गए। लेकिन आपका दर्द होगा तो मेरा दर्द, सीने के दर्द में पत्थर डाल के भी मैं आपके दर्द में शारीक दूंगा और आपका दर्द मैं मिटाऊंगा। राजस्थान के उदयपुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से 2 बदमाश चेन खींचकर फरार हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के नोएडा में मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में नोएडा ट्रांसपोर्ट संयुक्त मोर्चा ने 19 सितंबर को दिल्ली एनसीआर में हड़ताल का आह्वान किया है। यूपी के गाजीपुर में 16 करोड़ से ज्यादा बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए गाजीपुर बिजली विभाग ने पीडब्ल्यूडी समेत जिले के तमाम सरकारी विभागों पर छापेमारी की। बिहार में एक व्यक्ति के कार में बैठते ही उसमें आग लग गई, जिसमें व्यक्ति ने फुर्ती दिखाकर कार से बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में जश्न का माहौल दिखा। इस दौरान उन्हें देश भर से बधाइयां और शुभकामना संदेश भेजे गए। पटना में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के पोस्टर को दूध से नहलाया। इसके लिए एक बाल्टी में दूध भरकर उनके पोस्टर पर उड़ेला गया। इस दौरान कुछ बच्चे घंटी और मंजीरे बजाते हुए दिखाई दिए। मंत्रोच्चार के बीच वहां मौजूद मोदी समर्थकों ने मोदी की फोटो के साथ वी वांट पीओके एज रिटर्न गिफ्ट लिख रखा था। वहीं भोपाल में भी मोदी के जन्मदिन पर जश्न का माहौल दिखा। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक मंदिर में हनुमान जी को 69 किलो का लड्डू चढ़ाया और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु की कामना की। आज जो है मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी को पूरे देश की जनता एक तरह से भाग्य विधाता समझ लीजिए, और जो आशाएं हैं जनता की, वो लगता है कि यही व्यक्ति है जो भारत को मजबूत करेंगे, देश को समृद्ध करेंगे, शक्तिशाली करेंगे। तो सबकी इच्छा ये है कि वो दीर्घायु हो और यशस्वी हो। इसीलिए भगवान बजरंगबली को हम ये प्रसाद चाह रहे हैं, बजरंगबली प्रसन्न हो और मोदी जी को जो है दीर्घायु होने का, यशस्वी होने का आशीर्वाद दें। इसके अलावा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पंडित और पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ दुग्धाभिषेक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान मिठाई बांटकर मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई। साथ ही जल्द राम मंदिर बनने की उम्मीद जताई गई। वहीं सेवा सप्ताह के तौर पर मनाए जाने वाले मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली में गरीब लोगों को सिलाई मशीनें बांटी गई। साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। साथ ही जूट के थैले इस्तेमाल करने को कहा गया। जूट के थैले भी दे रहे हैं। आप सब्जी लेने जाए, घर का सामान लेने जाए तो ऐसे थैले में ले गए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, बच्चों को आगे कैंसर ना हो। आज दिल्ली में आप देखो देश में कैंसर कितना हो गया, पहले कभी सुनना था आपको कैंसर, आज हर एक तीसरे आदमी को। तो हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। बोलो प्लास्टिक मुक्त भारत बनाओगे, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाओगे। नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में मोदी के जीवन से जुड़ी हर बात को दर्शाया गया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। मैं कह सकता हूं कि आज विश्व भर में लोगों ने जिनकी ताकत को पहचाना है, जिनके काम करने की क्षमता को पहचाना है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस आज है। आप सब लोगों को इसका बहुत सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी नेता हमारे, ईश्वर उनको खूब शक्ति प्रदान करे। इसके अलावा भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया गया ताकि लोग जागरूक हो सके। तो कई जगह रक्तदान और हेल्थ चेकअप के लिए शिविर लगाए गए। 370 हटाए जाने पर बौखलाए पाकिस्तान और उसके मंत्रियों की बेवकूफाना हरकतें जारी हैं। सारी दुनिया पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई देने में जुटी, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने अपने मानसिक दिवालियेपन का सबूत देने से की कोई कसर नहीं छोड़ी और एक शर्मनाक ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की।
जिसे बताना और दिखाना भी मुनासिब नहीं। देने से की कोई कसर नहीं छोड़ी और एक शर्मनाक ट्वीट किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे बताना और दिखाना भी मुनासिब नहीं है। फवाद हुसैन इससे पहले भी भारत के खिलाफ मूर्खतापूर्ण ट्वीट करके फजीहत कराते रहे हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किए गए उनके ट्वीट पर पाकिस्तान के लोगों ने ही उनकी लानत मलामत कर दी। ट्विटर पर पाकिस्तान के एक प्रोफेसर ने लिखा, जहालत है, एक मिनिस्टर की सीट पर पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि एक स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री को क्या कमेंट कर रहे हैं। इतनी दुश्मनी दिखानी है तो तकनीक में, लोकतंत्र में स्पर्धा करो। बुरे अल्फाज में स्पर्धा करके विनर होना कोई सम्मान नहीं है मिस्टर मिनिस्टर। तो वहीं एक पाकिस्तानी ने सीधे इमरान खान से पूछा कि आपको कोई काम नहीं दिया खान साहब ने, जो सुबह सुबह जाहिलों से ट्वीट स्टार्ट कर दिए। फवाद हुसैन ने इससे पहले भी चंद्रयान पर टिप्पणी की थी और लिखा था कि जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। इस ट्वीट पर भी पाकिस्तान के मंत्री की सोशल मीडिया पर खूब खिंचाई हुई थी। बांग्लादेश के एक मंत्री ने ड्रग माफिया पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेश के सूचना मंत्री ने त्रिपुरा में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। इस दौरान उनके साथ त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब भी मौजूद थे। यूपी की राजधानी लखनऊ में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए महामानव बताया। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर देश भर में एकता दिवस मनाने पर बैठक की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने लाइफ जैकेट और लड्डू बांटे। यूपी के गाजियाबाद में पांडव नगर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने के बाद एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी है। यूपी के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन के अवसर पर सरस्वती विद्या मंदिर में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यूपी के बनारस में विश्वकर्मा भगवान की पूजा काफी हर्षोल्लास के साथ की गई। पीएचयू के आईआईटी समेत सरकारी गैर सरकारी कारखानों में विश्वकर्मा की पूजा की गई। यूपी के मिर्जापुर में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर स्वच्छता ही सेवा अभियान में जिला प्रशासन ने 50 सार्वजनिक स्थलों, मंदिरों और पर्यटन स्थलों पर सफाई की। एनजीटी और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत कई घाटों पर प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। 5 सितंबर से वाशिंगटन में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग का हिस्सा है, जिसका मकसद दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाना है। इसीलिए वाशिंगटन के ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड में चल रहे इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिकों की जुगलबंदी देखी गई। देखिए कैसे अमेरिकी सैनिक भारतीय सैनिकों को एक अमेरिकी मशीन गन चलाना सिखा रहे हैं और भारतीय सैनिक बड़े ध्यान से उनकी बात समझ रहे हैं। Bring it up into this position. This is the position that we reload the weapon in and load it in. All right, take a magazine. All right, and I'm going to insert that magazine. All right, we grip our magazine like this with the thumb pointed upwards, right, and your thumb should rest right about where that hole in the magazine is. Insert the magazine into the mag well firmly. All right, and then our thumb is already in position. मशीन गन चलाने की बात सुनने के बाद अब बारी थी इसके प्रैक्टिकल की, क्योंकि अब अमेरिकी सैनिकों ने मशीन गन भारतीय सैनिकों को दे दी और उन्हें चलाने को कहा। इस दौरान देखिए कैसे हर एक भारतीय सैनिक के पास एक अमेरिकी सैनिक खड़ा है और भारतीय सैनिकों को इस अत्याधुनिक मशीन गन को चलाने के लिए पोजीशन लेना सिखा रहे हैं। इसके अलावा इस संयुक्त युद्धाभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं मिलकर खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ कई ट्रेनिंग और प्लानिंग पर काम करती हुई देखी। साथ ही दोनों देशों के सशस्त्र बलों को एक दूसरे से खतरों से निपटने के तरीके सीखने को भी मिले। देखिए कैसे आतंकी हमले से निपटने के लिए दोनों देशों के सैनिक एक दीवार के पीछे छिप जाते हैं और पोजीशन लेते हैं, जहां भारतीय सैनिक अमेरिकी सैनिकों को समझाते हैं कि दुश्मन पर हमला कैसे करना है और उनका ध्यान कैसे भटकाकर अचानक धावा बोलना है। इसके बाद सैनिक दौड़कर सेना के एक बड़े हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और एक जंगल जैसी जगह में आतंकियों की तलाश के लिए पोजीशन लेते दिखे। देखिए कैसे खुले मैदान में दो सैनिक झाड़ियों के बीच आगे बढ़ते हैं। पहले 2 सैनिकों का जोड़ा किसी भी खतरे को भांप कर आगे बढ़ता है, फिर उसके पीछे वाले उसे कवर देते हैं और वो आगे बढ़कर पोजीशन लेता है। इसी तरह सैनिक उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां दुश्मन छिपे होते हैं।
इसके बाद बड़ी ही सावधानी से दोनों देशों के सैनिक दुश्मनों पर अटैक करने की योजना बनाते हैं। 5 सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिकी सैनिक सिर्फ बंदूकें या टैंक चलाना ही नहीं सीख रहे, बल्कि वो कई तरह की एक्टिविटीज में भी भाग लेकर खुद को फिट रखने के तरीके सीखने में जुटे हैं। देखिए कैसे दोनों देशों के सैनिक इस दौड़ में एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा लंच टाइम में दोनों देशों के सैनिक साथ बैठकर खाना भी खाते हैं, ताकि उनके बीच दोस्ती और गहरी हो सके और वो निजी तौर पर एक दूसरे की पसंद नापसंद जान सके। 5 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास अब अपने अंतिम चरण में है, क्योंकि युद्धाभ्यास 18 सितंबर यानी बुधवार को खत्म हो जाएगा और युद्ध के दौरान योजना बनाने की बारीकियां सीखकर भारतीय सैनिक अपने देश लौट आएंगे। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा दिया और इसी दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही पीओके पर भारत का सीधे तौर पर अधिकार होगा। Our position on POK has always been and will always be very clear. POK is part of India, and we expect one day that we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. अमेरिका के टेक्सास के डैलस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बिल्डिंग पलक झपकते ही जमींदोज हो गई। डैलस में गिराई जा रही बिल्डिंग रिपब्लिक नेशनल बैंक की है। बताया जा रहा है कि बैंक की बिल्डिंग कई साल पुरानी थी और जर्जर हो गई थी, लिहाजा वहां के प्रशासन ने एहतियातन इसे गिराने का फैसला लिया और मात्र 10 सेकंड में कई मंजिला इमारत भर कर गिर गई और उसके बाद पूरे इलाके में धूल और धुएं का गुबार फैल गया, जिसकी वजह से वहां रह रहे लोगों को काफी परेशानी भी हुई। भीड़ की हिंसा में मारे गए तबरेज अंसारी की पत्नी ने खुदकुशी की धमकी दी है। झारखंड मॉब लिंचिंग मामले में शिकार हुए मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी ने सरायकेला के उपायुक्त से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ धारा 302 हटाकर 304 किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही कहा कि अगर आरोपियों पर धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वो आत्महत्या कर लेंगी। लॉ छात्रा से यौन शोषण के आरोप में फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की सोमवार देर रात तबीयत बिगड़ गई। जांच के बाद पता चला कि वो डायरिया से पीड़ित हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद के बहाने बीजेपी पर अटैक करते हुए फिर से विवादित बयान दिया है और कहा कि मंदिरों में रेप की घटनाएं होती हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई कोतवाली के साउथ सिटी चौकी इंचार्ज मोहम्मद आरिफ ने थाने के अंदर ही टिकटॉक वीडियो बना डाला। वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। तूने तो दोनों ही कर ली, इससे दोस्ती है मुझसे दुश्मनी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में हॉस्टल के कमरे में 22 साल के युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने हत्या का शक जाहिर करते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के डीडवाना में प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी महिला और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश में भी जुटी है। दक्षिण कोलंबिया में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त विमान में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। यूएस के डेट्रॉइट में यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स के 49,000 कर्मचारियों ने जनरल मोटर्स की फैक्ट्रियों में हड़ताल कर दी और अमेरिका के 9 राज्यों में स्थित 33 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और 22 वेयरहाउस में काम बंद कर दिया। एक्टर अक्षय कुमार और प्रभास ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी पर आ रही नई फिल्म मन बैरागी का फर्स्ट लुक रिलीज किया और उनको जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के जीवन पर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने 1.5 घंटे की स्पेशल फीचर फिल्म बनाई है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने पति निक जोनस के बर्थडे पर विश करते हुए एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा। साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें निक और उनकी पावरफुल केमिस्ट्री नजर आई। भोपाल में संत समागम के दौरान भगवा वस्त्र पर बयान देकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से सियासी हंगामा खड़ा कर दिया है। सनातन धर्म की तारीफ करते हुए दिग्विजय सिंह ने तंज भी कसा कि आजकल भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार किया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने भगवा पहनकर व्यवसाय करने वालों पर भी हमला बोला। व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर साधु बनता है, धर्म के आचरण करते हुए आध्यात्म की तरफ मुड़ता है।
लेकिन आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं। भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर की माफ नहीं करेगा। माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह का इशारा बीजेपी नेता चिन्मयानंद की ओर था, जिन पर एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। लेकिन भगवा पर दिए उनके बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। सिद्धि पाने के लिए कुछ भी कहते रहते हैं। दिग्विजय सिंह ने ही भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका इस्तेमाल बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करने के लिए हथियार के तौर पर किया। भगवा वस्त्र वाले बयान पर भी बवाल होना तय है। फिलहाल संतों ने उनका समर्थन किया है। दिग्विजय सिंह जी ने जो बोली है वो बिल्कुल सत्य है। हम उनका विरोध करते हैं, उन लोगों का जो चूरन बेच रहे हैं, बहुत सारे धंधे कर रहे हैं। ऐसे भगवाधारी के लिए सरकार से मैं निवेदन करता हूं, हमारे संतों की ओर से एक कानून बनाया जाए और उनको जहां भी बाजार में कहीं भी भिखारी बन के भगवा कपड़े पहने और जहां भी कोई चूरन बेच रहे है, कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, उनको तत्काल पकड़े। संत समागम में दिग्विजय सिंह सीएम कमलनाथ के साथ शामिल हुए, जहां उन्होंने सनातन धर्म के विकास के लिए राज्य सरकार के उठाए गए कदमों की तारीफ की। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 4 घंटे की बारिश के बाद ही सदर कोतवाली में पानी भर गया। यहां तक कि पुलिस वालों के बैरक में भी पानी भर गया, जिस वजह से सिपाहियों के जूते, चप्पल और बर्तन पानी में तैरने लगे। कोतवाली में हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा था। बारिश के कारण पुलिस वालों की मेस में भी पानी भर गया, जिससे जवानों को खाने पीने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दरअसल इलाके में नेशनल हाईवे का काम चालू है, जिसके कारण नालियां टूटी हुई हैं और सारा पानी कोतवाली में घुसा है। 4 घंटे की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी और कोतवाली डूब गई। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 25वें दिन भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से पूछा कि उन्हें दलीलें रखने के लिए और कितना समय चाहिए। लेकिन इससे पहले मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। राजीव धवन ने दलील दी कि राम की पवित्रता पर कोई विवाद नहीं है। इस पर सवाल भी नहीं है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में कहीं हुआ था, लेकिन ऐसी पवित्रता किसी जगह को एक न्यायिक व्यक्ति बदलने के लिए पर्याप्त कब होगी? जन्मस्थान एक न्यायिक व्यक्ति नहीं हो सकता। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान है, उसे तो देवता का दर्जा नहीं दिया गया। अयोध्या में पूरी जमीन को पूजा की जगह बताने का मकसद दूसरे पक्ष को बाहर कर देना है, जबकि अयोध्या में ही 3 जगहों को भगवान राम का जन्मस्थान बताया जाता है। राजीव धवन ने शिया वक्फ बोर्ड के दावे को खारिज किया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक है। 1885 के बाद ही बाबरी मस्जिद के बाहर के राम चबूतरे को राम जन्मस्थान के रूप में जाना गया। इससे पहले चीफ जस्टिस की बेंच ने सभी पक्षकारों से कहा कि मामले से जुड़े सभी पक्षकार हमें ये बताएं कि दलीलों का दौर कब खत्म होगा। कोर्ट ने वकीलों से कहा कि बताएं कितने दिनों में अपनी बात पूरी करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि हमें फैसला लिखने के लिए कितना समय मिलेगा। दरअसल मामले को सुन रही 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले राम जन्मभूमि विवाद पर फैसला आ जाए। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर बड़ी बात कही। मलेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक पर खुलासा किया और कहा कि जाकिर नाइक को ज्यादातर देश अपनाना नहीं चाहते, तो ये मोदी ने भी उनको लौटाने की मांग कभी नहीं की। कर्नाटक के चित्रदुर्ग से दलित सांसद नारायण स्वामी तुमकुर के पावागाड़ा के गुलारहट्टी में विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें दलित होने के कारण गांव में घुसने से रोक दिया। लद्दाख पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लेह में क्रिकेट स्टेडियम खोलने की घोषणा की और कहा कि इस अकादमी में न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं होंगी, बल्कि नामी कोच खिलाड़ियों को प्रशिक्षण भी देंगे। फिर मैं धर्मशाला में स्टेडियम बना सकता हूँ और हिमाचल में 6 स्टेडियम बना सकता हूँ, 40 क्रिकेट अकेडमीज बना सकता हूँ। तो एक फायदा आपसे करके जा रहा हूँ, अगली बार जब आऊंगा उससे पहले एक क्रिकेट अकेडमी आपकी यूपी के बाराबंकी में टोल प्लाजा में टोल मांगने पर दबंगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की, जिसमें एक टोल कर्मी घायल हो गया। तो वहीं सीसीटीवी के आधार पर टोल मैनेजर ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
झारखंड के देवघर में आसमान से बिजली गिरने से हुई 7 लोगों की मौत पर दुख जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के नालंदा में प्याज सेब से भी महंगा बिक रहा है। प्याज 50 से 55 रुपए किलो बेची जा रही है, तो वहीं सेब का भाव 30 से 50 रुपए किलो है। हैती के पोर्ट ऑफ प्रिंस में ईंधन की कमी के चलते लोगों ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए विरोध। 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत गंभीर बताई गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन इन दिनों मालदीव में समंदर किनारे अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ छुट्टियां बनाते हुए कैमरे में कैद हो गई। सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर खुद फोटो शेयर कर अपने फैंस को ये जानकारी दी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनौत बैंकॉक में हुए एक अवार्ड शो का हिस्सा बनी, जहां उनका तरुण ताहलियानी की डिजाइन वाली गोल्डन शिमरी साड़ी में उनका ट्रेडिशनल लुक सभी को काफी पसंद आया। वाराणसी में विकराल रूप ले चुकी गंगा अब लोगों के जहन में दहशत पैदा करने लगी है। लगातार बढ़ोतरी के बाद जलस्तर खतरे के निशान से महज 24 सेंटीमीटर नीचे दिखाई दिया, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे तटवर्ती आबादी वाले इलाकों के लिए खतरनाक साबित होने वाले हैं। क्योंकि वाराणसी में गंगा खतरे के इस लाल निशान से काफी करीब है। देखिए, नदी के बीचों बीच इस खंबे पर गंगा का जलस्तर 71.02 मीटर पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, वहां गंगा 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ भी रही है। लिहाजा गंगा अपने उफान पर है। बाढ़ के बाद दशाश्वमेध घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक की दशा देखिए, कैसे वहां की सीढ़ियां डूब गई हैं। वहीं शीतला घाट की ओर से गंगा के शहर में प्रवेश करने से बाढ़ का पानी सड़क पर आ गया। उधर 80 घाट की ओर से भी आए पानी की वजह से दर्जनों कॉलोनियों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, गंगा की सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। वरुणा के दोनों किनारों की 1 दर्जन बस्तियों में नाव चलाने के हालात बन गए हैं। छतों पर या रेलवे ट्रैक के किनारे लोग टेंट लगाकर शरण लेने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच बाढ़ प्रभावित इलाकों में कहीं भी अभी तक बचाव और राहत का इंतजाम न होने से प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। लिहाजा लोग खुद के पैसों से नाव कर आने जाने को मजबूर दिखाई दिए। हालांकि ये है कि चारों तरफ जल ही जल दिख रहे हैं और खास करके जो निचले इलाके हैं, वो निचले इलाके का हाल बुरा है। यदि देखा जाए यहाँ पे तो देखिए, पेड़ पौधे तक डूबे पड़े हैं। गंगा और वरुणा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 31 चौकियों का निर्माण किया गया है। लोगों से, निचले इलाके के लोगों से प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि जगह को खाली कर दें। गंगा बढ़ाव पे है। माना जा रहा है कि अगले 1 या 2 दिन तक बाढ़ के यही हालात रहे तो वाराणसी के कई और इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। हालांकि हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही बाढ़ चौकियों के जरिए पल पल के हालात पर नजर बनाए रखने का दावा किया, लेकिन पिछले 3 सालों में गंगा का ये सबसे ज्यादा लेवल है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर फिलहाल 70.86 मीटर पर है, जबकि यहां खतरे का निशान 71.26 मीटर पर है। इससे पहले 2016 में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था। अगर इस बार भी गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार करता है तो पिछले 10 सालों में ऐसा तीसरी बार होगा। 2016 से पहले 2013 में भी गंगा ने खतरे का निशान पार करते हुए 72.63 मीटर के स्तर को छू लिया था। वहीं 1978 में गंगा ने 73.90 के स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन गंगा का यह स्तर सिर्फ वाराणसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि भदोही, प्रयागराज से बलिया तक गंगा में तेज बढ़ाव जारी है। भदोही में गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। इन इलाकों में गंगा उपजाऊ जमीन का बड़े पैमाने पर कटान कर रही है। वहीं अब गंगा के पानी ने आबादी के इलाकों की तरफ रुख कर लिया है, जिससे किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। लेकिन चेतावनी के बाद भी लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते और घरों से पानी निकालते दिखे। क्या स्थिति है गंगा जी की? गंगा जी की स्थिति ऐसा है कि यहाँ पे लोग डोंगा सब साइड में बांध रहे हैं, यहाँ पे बूढ़ रहे हैं, घर दुआर यहाँ पे, और मिट्टी जलाने की दिक्कत यहाँ पे। कहाँ पे मिट्टी जलाएंगे लोग? यहाँ पे इतना विकास आ रहा है, लेकिन क्या रामपुर घाट सरकार के नक्शे में नहीं है? फिर भी यहाँ पे लोग बड़े बड़े नेता प्रेता सब लपट चुके हैं। यहाँ पे आता है, खा जाते हैं पैसा। यही हाल प्रयागराज में भी है। वहाँ गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ अब विकराल रूप लेती जा रही है। दोनों नदियां खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर नीचे रह गई हैं। पानी तमाम मोहल्लों और गाँव में घुसने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई सड़कें और रास्ते बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ का पानी भरने से तमाम इलाकों का संपर्क बाकी जगहों से कट गया है। यही नहीं, संगम जाने वाले सारे रास्ते बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जिन सड़कों पर हफ्ते भर पहले कार और बाइक तेजी से फर्राटा भरते थे, अब वहां नावें चल रही हैं। तमाम जगहों पर स्कूली बच्चे घुटनों भर से ज्यादा पानी में जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वहीं बलिया में तो गंगा खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रही है, जबकि गाजीपुर में भी जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार करने के बाद खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है।
हॉलीवुड के मशहूर एक्टर ब्रैड पिट को भी लैंडर विक्रम की चिंता है। लॉस एंजलिस में जब वो अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए नासा के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने स्पेस स्टेशन में मौजूद एक अंतरिक्ष यात्री से फोन पर बात की और विक्रम को लेकर सवाल पूछा। It's incredible. I got to go to JPL last week, and it was on the day when India was landing on the moon, and the United States were assisting them in that effort. Could you see that from where you are? No, unfortunately. So I along with the rest of the crew just had to follow along with the news reports, and it's one of those things where international cooperation is so important because saying we've got up here is space is hard. Things that should be easy, when you try to do them in space, they just get harder. And the things that we're trying to do every day, the team on the ground, NASA and its international partners do a great job of making really hard, almost impossible things look routine, and it's one of those things where you can get some complacency, but the things that we're able to achieve together it's something special. For me, that is the biggest thing that I've pulled from this mission, is that idea of cooperation at a global scale is what's going to propel humanity into the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेलवे ने एक शानदार पहल की। रेलवे ने ट्रेन में एक पावर कार को जनरल कोच में तब्दील कर दिया। इससे डीजल की खपत कम होगी और यात्रियों के लिए ज्यादा सीटें भी उपलब्ध होंगी। दशहरा, दीपावली जैसे फेस्टिव सीजन के मौके पर पैसेंजर को ज्यादा से ज्यादा सीटें उपलब्ध हो सके, इसके लिए रेलवे पहली बार HOG सिस्टम को लागू करने जा रहा है, यानी हेड ऑन जनरेशन सिस्टम है, जिसके तहत पावर कोच को कहा जाए सामान्य कोच में तब्दील किया गया है। और पहला पावर कोच आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग व्यवस्था की गई है। पहले पावर कार में बीच में जनरेटर हुआ करता था, लेकिन अब आप देखेंगे इसमें लगेज के लिए जिसमें 3.9 टन लगेज जा सकता है। साथ साथ 6 सीटें दिव्यांगजन, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए है, उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था है, और 31 सीटें जनरल मुसाफिर के लिए है। उसके आगे वाले भाग में कहा जाए तो सामान्य गार्ड के लिए है। तो इस तरह से कहा जाए कि बीच में जो जनरेटर हुआ करता था उसे हटा करके ये कोच का निर्माण किया गया है, और ये तमाम कोच जो होंगे वो मेल एक्सप्रेस में लगेंगे। आपको अंदर का नजारा भी दिखाते हैं। ये आप देखिए, ये दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर 6 सीटों की उपलब्धता की गई है, ताकि किसी को भी दिक्कत न हो, सीटें आराम से मिल सके। और भविष्य में तमाम मेल एक्सप्रेस में इसी तरह एक जो पावर कार है उसे हटा करके इस तरह के कोच लगाए जाएंगे। पाकिस्तान में एक हिंदू छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पाकिस्तान के लरकाना में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक हिंदू छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लरकाना के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज में नम्रता चंदानी का शव उसके हॉस्टल के कमरे में चारपाई से बंधा हुआ पाया गया। देश के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है और मिसाइल के परीक्षण के लिए सुखोई विमान का इस्तेमाल किया गया। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बड़ी संगठन का एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल कर्नाटक में हादसे का शिकार हो गया। चित्रदुर्ग में सुबह 6 बजे AUV दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये DRDO का रुस्तम 2 UAV था। DRDO ने रुस्तम 2 के हादसे की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद स्थानीय पुलिस और DRDO की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। DRDO ने इस तरह का ड्रोन सेना की मदद के लिए बनाया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन की तलाश करने, निगरानी रखने, टारगेट पर सटीक निशाना लगाने और सिग्नल इंटेलिजेंस में होता है। और अभी रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस। घर का सबसे खूबसूरत डेकोरेशन है उसमें